कि एक और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम आसाम को गोली मुक्त कराए, आसाम को आंदोलन मुक्त कराए, हम आसाम को बाढ़ मुक्त भी कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम लोग का सब कुछ किया है, खाली आदमी जैसे तैसे बचा है। घर बाड़ी गाय बछड़ी सब खत्म। आज 11 डेज हो गया, आज तक लोगों का घर से पानी नहीं निकाला। असम में विकास का गंगा बहते रहे, इसलिए भारत सरकार और असम सरकार डबल इंजन सरकार काम करेगी। डबल इंजन सरकार का जरा हाल देखिए। असम पिछले 6 दशक में आई अपनी सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे अब उतर रहा है, लेकिन वो पीछे छोड़ गया है भयावह तस्वीरें। गांव के गांव पानी में बह गए, लोगों के घर मिट्टी की मोटी परतों के नीचे दब गए। जो बच गए वो वापस लौटकर अपने प्रियजनों को यहाँ वहाँ तलाश रहे हैं। असम के नाजिरा से एक बेहद मार्मिक वीडियो भी बीते दिनों सामने आया। बाढ़ के पानी से घिरा एक घर था। नजर आता है सेना का एक जवान जिसके हाथ में था एक सोता हुआ नवजात, जिसे जवान ने सुरक्षित नाव तक पहुंचाया। सेना ने उस बच्चे के पूरे परिवार को भी सुरक्षित बचाया, लेकिन हर कोई इतना सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। असम में हर परिवार को ऐसी मदद नसीब नहीं है। और यहाँ में इसे बाढ़ हुआ है जो नागालैंड से जो उतर के आया है पानी, वो इसे मार के गया ना, घर बाड़ी बराबर करके गया है। खुद आदमी का अलावा कुछ नहीं बचा है। यहाँ तो फांस मारा है, बाकी सब नीचे मारा है। फांस तो यहीं लगा है, लेकिन हम लोग का सब कुछ किया, खाली आदमी जैसे तैसे बचा है। घर बाड़ी गाय बछड़ी सब खत्म। हम लोग का जो अभी हालत, हम लोग का घर उर कुछ नहीं है। हम लोग जाएगा कहाँ, क्या करेगा? हफ्ते भर पहले तक जहां लोग आराम से गुजर बसर कर रहे थे, अपना जीवन काट रहे थे, आज वहीं तमाम जगह दरिया बन गई हैं, तो कहीं टापू बना हुआ है। असम के गांवों में पशु आजीविका और जीवन का मुख्य सहारा है। प्रभावित जिलों में से एक है शिवसागर। यहाँ एक गाय बाढ़ के पानी में बहकर आई, झाड़ियों और कचरे के बीच इस तरह फंस गई थी कि वो हिल डुल तक नहीं पा रही थी। उसे बचाने के लिए एक व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर गले तक भरे बाढ़ के पानी में बीच में गया, पार किया, वहाँ तक पहुँचा, अपनी सुरक्षा की परवाह तक नहीं की। गाय को अच्छा रहा कि उन्होंने बचा लिया फाइनली। तो इस वीडियो का अंत भले पॉजिटिव नोट पर हुआ हो कि उस व्यक्ति ने गाय को बचा लिया, लेकिन असम से सामने आ रही लोगों की आप बीती वहाँ की भयानक तस्वीर बयान कर रही है। लोगों के लिए बस जैसे तैसे बचे रहना एक प्राथमिकता हो गई है। इसके बाद लड़ाई है रीबिल्डिंग की। पुरखे कहते हैं एक घर बनाने में उम्र बीत जाती है, बाढ़ का पानी उम्र भर की सारी पूंजी को लील गया। असम की बाढ़ पर आज के क्या अपडेट हैं, वो ताज़ा अपडेट भी आपके सामने रखते हैं। बाढ़ से कुल 8 जिलों में हाहाकार मची है। गोलाघाट, शिवसागर, विश्वनाथ, चराई देव, कामरूप, जोरहाट, धेमाजी, नागांव, इन 8 जिलों में 437 गांव पानी में डूबे हुए हैं। सबसे ज़्यादा असर शिवसागर में देखा जा रहा है। 216 गांव सिर्फ शिवसागर के हैं और असम सरकार की कल की डेली फ्लड रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे दुखद खबर यह है कि इस बाढ़ ने अब तक 80 लोगों की जान ले ली है। सरकार की तरफ से 112 रिलीफ कैंप चलाए जा रहे हैं। इनमें 75,000 से ज़्यादा लोग आसरा पाए हुए हैं। अभी एक थोड़ी राहत की खबर यह है कि अब पानी उतर रहा है। कई इलाकों में पानी कमर तक के स्तर से नीचे आया है, लेकिन कम हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये बाढ़ पहली बार तो आई नहीं है। असम तो दशकों से बाढ़ की चपेट में आता है। हर साल किसी साल पानी ने बख्श दिया तो ठीक, वरना असम में तबाही की तस्वीरें हर साल सामने आती। सवाल है कि हर साल क्यों ऐसा होता है, वजह क्या है? IIT रुड़की में एडजंक्ट प्रोफेसर हैं नयन शर्मा। प्रोफेसर शर्मा ने असम में आई बाढ़, खास तौर पर इस साल की बाढ़ के 5 प्रमुख कारण गिनाए हैं। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट के लिए लिखे एक लेख में उन्होंने लिखा कि बारिश हर साल आती है, तबाही हर साल होती है, लेकिन इस विनाशकारी बाढ़ की वजह सिर्फ बादल और बारिश नहीं है, सिस्टम का फेलियर, सिस्टम की विफलता ज़्यादा बड़ा कारण है। प्रोफेसर शर्मा के मुताबिक असम में बाढ़ का पहला कारण मौसम का अनुमान लगाने की तकनीक है। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन फोरकास्टिंग मॉडल हैं, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजनरी है, इसरो की इनसेट सैटेलाइट्स हैं, लेकिन बावजूद इन सब तकनीक के समय रहते लोगों को सही तरीके से चेताया नहीं गया। दूसरा कारण नदियों में पानी से ज़्यादा गाद का संकट है। नागालैंड के ऊपरी इलाकों में जंगलों की कटाई और खनन से बड़ी मात्रा में मिट्टी
नदियों में आ रही है। इससे नदी का तल ऊपर उठ रहा है, गहराई घट रही है और थोड़ी भी ज़्यादा बारिश हो जाए तो नदियाँ उफान पर आ जाती हैं। तीसरा कारण, बाढ़ अचानक नहीं आती, उसके पहले संकेत मिलते हैं। एल नीनो, इंडियन ओशन डाइपोल और MJO जैसे मौसमी संकेत पहले ही ज़्यादा बारिश का इशारा देते रहे हैं। एल नीनो की चर्चा तो पूरे साल होती रही, लेकिन दूसरी तरफ इन संकेतों का इस्तेमाल तैयारी करने में नहीं किया गया। नतीजा हमारे आपके सामने है। अगली वजह, तटबंध, अंग्रेजी में एम्बैंकमेंट। प्रोफेसर शर्मा के मुताबिक ये तटबंध सुरक्षा कम, मुसीबत ज़्यादा बन रहे हैं। उनके मुताबिक कई तटबंध पुराने हो चुके हैं। जहाँ तटबंध हैं वहाँ बारिश का पानी निकालने के लिए पर्याप्त ड्रेनेज और स्लुइस गेट नहीं है। नतीजा, पानी गांवों और खेतों में फंस जाता है। पांचवी वजह, हर साल राहत नहीं, नदी प्रबंधन की ज़रूरत है। प्रोफेसर शर्मा इस बारे में साफ शब्दों में कहते हैं कि सिर्फ राहत बांटने से समस्या खत्म नहीं होगी। नदियों के वैज्ञानिक तरीके से सफाई, कटाव रोकने, कैचमेंट एरिया की सुरक्षा और आधुनिक फ्लड मैनेजमेंट पर काम करना होगा। तभी असम में हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही से कुछ बचा जा सकता है। प्रोफेसर शर्मा ने तटबंध की बात कही। तटबंध को थोड़ा समझते चलते हैं। मिट्टी, पत्थर या कंक्रीट से बनाई गई दीवार या बांध जैसा स्ट्रक्चर नदी के किनारे बनाया जाता है ताकि बाढ़ के समय नदी का पानी आसपास के गांव, खेत या शहरों में ना फैले। असम में भी यही सोचकर तटबंध बनाए गए। लेकिन क्या तटबंध बनाए जाने चाहिए थे वहां पर? क्या ये ज़रूरी था? ये सवाल अब पैदा हो रहा है। हमारे देश में नीति नियंता खुद ही नीति बनाते हैं, उसको फॉलो करने के लिए नहीं, भूल जाने के लिए। 1950 में असम सरकार ने केंद्र से बाढ़ रोकने के लिए नदियों पर तटबंध बनाने की मांग की थी। इसके बाद 1951 में केंद्र सरकार ने GR गर्ग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी की राय अलग थी। गर्ग कमेटी ने तटबंध बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। कमेटी का कहना था कि किसी नदी का प्राकृतिक काम सिर्फ पानी बहाना नहीं होता, वो अपने साथ लाई गई मिट्टी से नई जमीन बनाती है और पूरे इलाके से पानी निकालने का रास्ता भी तैयार करती है। कमेटी ने कहा था कि अगर नदी शांत हो और उसमें गाद यानी मिट्टी कम आती हो तो तटबंध कुछ हद तक फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन जिन नदियों में बहुत ज़्यादा गाद बहकर आती है वहाँ तटबंध फायदा कम, नुकसान ज़्यादा करा सकते हैं। इससे नदी की प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ेगी, पानी की निकासी प्रभावित होगी, बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। 1951 में गर्ग कमेटी ने ये सलाह दी थी, पर कमेटी की सिफारिशें भी शायद 1954 की बाढ़ के साथ ही बह गईं। गर्ग कमेटी की सिफारिशें तो सुनी नहीं गई। 1976 में सरकार ने नेशनल फ्लड कमीशन बनाया, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग। उसकी रिपोर्ट में भी वही बातें कही गई। आयोग ने कहा कि तटबंधों की वजह से नदियों में गाद और रेत जमा होती है, नदी का तल ऊपर उठता है और कई जगह नदी आसपास की ज़मीन से भी ऊंची हो जाती है। अगर ऐसे तटबंध में कहीं भी दरार आए या वो टूट जाए तो ऊंचाई पर बह रहा नदी का पानी अचानक नीचे के गांवों और खेतों में टूटकर बहता है। नतीजा, बाढ़ पहले से भी कहीं ज़्यादा विनाशकारी हो जाती है। यानी वही विनाशकारी स्थिति जो आज हमें असम में देखने को मिल रही है। अच्छा चलिए, आप गर्ग कमेटी और नेशनल फ्लड कमीशन की रिपोर्ट छोड़िए एक बार को। अगर तटबंध बने हैं तो उनकी भैया मरम्मत भी तो ज़रूरी होती है। असम में कुल 4800 किलोमीटर के तटबंध हैं। इसी जुलाई में असम सरकार ने विधानसभा में बताया है कि 60% से ज़्यादा तटबंध खुद सहारे के मोहताज हैं, खुद मरम्मत के मोहताज हैं। उनकी बाढ़ रोकने की क्षमता कमज़ोर पड़ चुकी है। विधानसभा में जल संसाधन मंत्री सुशांत बोहरगेन ने बताया था कि असम में 4800 किलोमीटर तटबंध में से करीब 1800 किलोमीटर को ही मजबूत किया जा सका है। 3000 किलोमीटर तटबंधों की बाढ़ रोकने की क्षमता पहले के मुकाबले कम हो चुकी है। उनको या तो रिपेयर करना पड़ेगा या फिर दोबारा से पूरा बनाना ही पड़ेगा। सरकार ने बयान अभी 20 दिन पहले दिया है और इसी महीने असम में बाढ़ ने जो तबाही का रिकॉर्ड बनाया है, सरकार उसका तमगा अमुक तमुक इंजन के डैशबोर्ड में टांग सकती है। पर यह किसी एक साल का हाल नहीं है, आपको पिछले 10 साल का हाल बताते हैं। आंकड़ा सरकार ने खुद विधानसभा में दिया है। पिछले 10 साल में असम की बाढ़ में 841 लोगों की जान गई है। 2016 में 64 लोगों की जान गई। 2017 में असम की बाढ़ में मरने वालों की संख्या 160, 2018 में 45, 2019 में 101, 2020 में 124 लोगों की मौत हुई। लेकिन 2022 की बाढ़ ने असम में तबाही का सबसे बुरा मंजर दिखलाया। 2022 में 181 लोगों की असम में बाढ़ से मौत हुई। तो क्या अब तक असम में बाढ़ रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया? हम किसी भी सरकार के कामकाज को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, फिर भी ये कहना तो उचित नहीं होगा कि अब तक की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हम आपको ले चलते हैं असम गवर्नमेंट की वेबसाइट में फ्लड मैनेजमेंट के सेक्शन में।
वेबसाइट कहती है कि 1954 में भीषण बाढ़ के बाद नेशनल पॉलिसी ऑन फ्लड को 3 हिस्सों में बांटा गया, इमीडिएट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स। सरकार ने अपनी वेबसाइट में बताया कि असम में बाढ़ और नदी कटाव की समस्या से निपटने के लिए अब तक लॉन्ग टर्म योजना लागू नहीं की गई है। अभी तक वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इमीडिएट और शॉर्ट टर्म उपाय ही कर पाया है। आप समझ रहे हैं ना, असम की तमाम सरकारों ने अब तक शायद वो वाली कहावत सुनी ही नहीं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि सारा फोकस तो क्योर पर है। समस्या की जड़ का स्थायी समाधान ढूंढने की कोई जहमत नहीं उठा रहा। और ये सवाल हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार से पूछा जा रहा है। पिछले 10 साल से असम में बीजेपी की सरकार है। 5 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे, लेकिन शाह के इस दावे के बाद हमने 2022 की तस्वीर देखी, बाढ़ देखी, तब भी आंकड़ा इतना ज़्यादा था और इतनी मौतों के बाद भी 29 जुलाई को राहत सामग्री से भरा ट्रक बाढ़ वाले इलाकों में भेजा गया तो पूरा फोटो ऑफ हुआ। मुख्यमंत्री खुद ट्रक को रवाना करने आए। वैसे तो हरी झंडी दिखाई जाती है, पर हेमंता ने बीजेपी का झंडा लहराकर ट्रक रवाना किया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये परसों की हैं, और आज जब हेमंता से पूछा गया कि कितने परिवार को बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया, तो बोले कि अभी क्लियर नहीं है। ध्यान रहे, अभी क्लियर नहीं है, परसों तक पता चलेगा। The loss to the family, loss to the persons. So that damage assessment is continuing, and by tomorrow evening we'll get a complete idea how many families has been affected severely. Number 2, damage to the public infrastructure. Number 3, the long-term damage in terms of roads and bridges in the embankment, etc. So multiple assessment is going on, and I am of the view that by tomorrow a preliminary views will emerge. लेकिन जरा एक सवाल हेमंत बिस्व शर्मा से और बनता है। असम की बाढ़ का हाल कुछ ऐसा है जैसे जैसे पानी घटता जाता है, सरकार की नाकामियों की कलई खुलती जाती है। 2017 की कैग की एक रिपोर्ट देखिए। तब हेमंता मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही थी। तब कैग ने कहा था, असम में बाढ़ रोकने की योजना ही कमजोर रही। सरकार ने नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 के तहत सुझाया गया नदी बेसिन आधारित मास्टर प्लान नहीं बनाया। साथ ही फ्लड प्लेन जोनिंग यानी बाढ़ वाले इलाकों में निर्माण को रेगुलेट करने वाला कानून भी लागू नहीं किया गया। इसलिए बाढ़ से निपटने की तैयारी मजबूत और लॉन्ग टर्म नहीं बन सकी। नदियों पर पर्याप्त साइंटिफिक रिसर्च नहीं की गई। नदियों के बहाव, गाद और कटाव को लेकर स्टडी ठीक से नहीं की गई। इसका असर यह हुआ कि 5 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया एक कटाव रोधी प्रोजेक्ट भी नदी का कटाव रोकने में सफल नहीं रहा, नाकाम रहा। योजनाओं के लिए पूरा पैसा भी नहीं मिला। 2007 से 2017 के बीच इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने तय राशि से करीब 1479 करोड़ रुपए कम दिए। राज्य सरकार ने भी अपनी हिस्सेदारी में करीब 165 करोड़ रुपए कम जारी किए। पैसा भी कम जारी होता है, जो पैसा आता है उसमें भी खर्च कम होता है। जो खर्च होता है उससे उम्मीद की जाती है कि बाढ़ रोक लेंगे। यही वजह है कि आज हज़ारों लोग असम में बेघर हैं। उम्मीद है इस साल की बाढ़ से अब तो जाकर असम की सरकार कुछ सबक लेगी और अगले साल वो उपाय किए जाएंगे कि अगर बाढ़ की स्थिति बने भी तो कम से कम जान माल का नुकसान तो कम से कम हो। बड़ी खबर में यहीं तक।